हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। तो आज से आपको डेली रात को 8 बजे एक मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन मिलेगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से मगध में जो शासक थे उनका आपको क्रम लगवाना है, सीक्वेंस से, कि कौन पहले शासक आए, फिर कौन से आए और फिर कौन से आए। तो इसमें बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक और अजातशत्रु। तो इसमें जो सबसे पहले हैं मगध में वह थे बिंबिसार, उसके बाद आए अजातशत्रु, ये उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। तो इसमें आपको देखना ये सीक्वेंस कहाँ है। तो सबसे पहले बिंबिसार बी, फिर अजातशत्रु डी, फिर बिंदुसार, फिर अशोक। तो इसमें आपका ऑप्शन सी यानी थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? यह शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्हें तोते हिंद कहा जाता है। वारेन हस्टिंग्स जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ये किस समय बने थे? ये 1773 में बने थे। नेक्स्ट है, संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो संस्कृत में रामायण लिखी गई वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, और जो अवधी और कुछ हिंदी में लिखी गई है, जो समानता लोग पढ़ते हैं, वह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई, जिसे रामचरितमानस कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको कौन सा पेयर गलत मैच है ये बताना है। इसमें कोंकणी गोवा की भाषा है, मराठी महाराष्ट्र की, मलयालम जो तमिलनाडु के साथ है, ये ऑप्शन गलत है। तमिलनाडु की जो भाषा है वह आपकी है तमिल राजभाषा। नेक्स्ट है, इसमें से किसे लोक नायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, बी आर अम्बेडकर या राम मनोहर लोहिया। तो जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनको लोक नायक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पूना में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने शुरू किया था? होम रूल भारत में मुख्यतः दो लोगों के द्वारा शुरू किया गया था, एक पूना में और दूसरा हमारा मद्रास क्षेत्र में। तो जो पूना में होम रूल की स्थापना हुई थी वह बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा हुई थी। फ्रेंड्स, आपको शायद पता हो, बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश स्थापना की शुरुआत की थी। उस समय जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ने के लिए, जो आज पूरे भारत में गणेश चतुर्थी के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूना में होम रूल की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा की गई थी, जबकि मद्रास में जो होम रूल की स्थापना हुई थी वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हमारा, इसमें से आपको ये बताना है, मैचिंग बतानी है कि कौन से व्यक्ति ने कौन सी सभा या कौन से समाज की स्थापना की थी। तो जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। एनी बेसेंट जो थी हमारी, वह थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। देवेंद्र नाथ, ये देखिए, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, एनी बेसेंट जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। महादेव गोविंद राणा डे जो थे, इन्होंने प्रार्थना सभा की थी, और जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की जाती। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, और यह नारा इसलिए दिया गया था, भारत सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन हमारा किया गया था सिंगापुर में। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। 23 सितंबर को सूर्य की क्या स्थिति होती है? 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है। जादूगोड़ा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, और यह केरल में है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखनऊ के निकट। आपको यहाँ पे मैच करना है, इसमें से कौन सी पुस्तक किस राइटर द्वारा लिखी गई है? इसमें जो आपकी सबसे प्रसिद्ध है वो हुमायूं नामा है, जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। और जो गुलबदन बेगम थी ये हुमायूं जो शासक थे उनकी बहन थी। इसमें तारिक ए अलाई जो बुक है हमारी अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई, यह भी बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तारिक ए मुबारक शाही जो पुस्तक है वह यहाँ बिन मोहम्मद अहमद द्वारा लिखी गई है। तारिक ए हिंद जो है अल बरूनी द्वारा लिखी गई है, यह भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आपके पेट एग्जाम में पुस्तक और उसके लेखक भी एक टॉपिक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगर स्टैटिक जीके से पूछेगा तो हिस्ट्री से पूछ सकते हैं। अगर करंट से रिलेटेड बुक पूछेगा तो जो करंट में इनॉग्रेट हुई होंगी, जो भी लॉन्च हुई हैं पुस्तकें, वो पूछ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, इन नदियों पर विचार करना है। कोसी, कृष्णा, सतलज। इसमें कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? तो इसमें जो आपकी कोसी, सतलज और सोन है ये आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं। इसमें पूछा रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर किसके द्वारा तय किया जाता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किया जाता है। रेपो दर वह होती है जिसमें बैंक ब्याज रेट, बैंक जो है आरबीआई से जिस रेट पे पैसा उधार लेता है उसको रेपो दर कहते हैं। कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और बैंक दर कहते हैं जिसपे बैंक आम नागरिक मतलब अपने कस्टमर्स को जिस रेट पर लोन देती है। नाबार्ड जो हमारा एग्रीकल्चर से संबंधित है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फाइनेंशियल हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें CRR क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। यह वह अंश होता है जो वाणिज्य बैंक को आरबीआई के पास रखना चाहिए। इसमें पूछा आर्थिक योजना निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की एक आवश्यक विशेषता है? यह समाजवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यक विशेषता है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फ्रेंड्स, हमारी जो करेंसी जारी की जाती है वह आरबीआई की जिम्मेदारी होती है, परंतु जो 1 रुपए का नोट और जितने भी आपके सिक्के होते हैं वह किसी का भी हो, 1, 2, 10, 20, वह सब हमारे वित्त मंत्रालय से जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपए के नोट के अलावा जितने नोट होते हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइन होते हैं, पर जो 1 रुपए का नोट है इसमें हमारे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। MOEF का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। शिक्षा संविधान की किस सूची से संबंधित है? यह समवर्ती सूची से संबंधित है। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। समवर्ती सूची का मतलब होता है वह विषय रखे गए इसमें जिसमें कानून बनाने का अधिकार हमारी केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों को होता है। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? यह था हमारा राजस्थान, और वो भी राजस्थान का था नागौर जिला। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है? यह हमारा है 44 संशोधन। यह मात्र एक मौलिक अधिकार ऐसा है जिसे मौलिक अधिकार से हटाया गया है। अब संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि लीगल राइट है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद दूसरी मीटिंग हमारी जो हुई थी
वो 11 दिसंबर को हुई थी। उस दिन राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान है? आर्टिकल 324। निम्नलिखित में से किस सेट में विद्युत के कुचालक शामिल हैं? इसमें लकड़ी, थर्माकोल और रबड़, ये तीनों ही विद्युत के कुचालक हैं। विद्युत के कुचालक होने का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी से फ्रेंडली नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक का कोई वायर है जिसमें करंट है तो आप लकड़ी की चीज हटाते हैं, मतलब वो कुचालक होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा मापने की इकाई क्या होती है? इसमें से ऊर्जा मापने की इकाई होती है हमारी जूल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है CSO4 हाफ H2O। अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हमारा डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और यह होता है हमारा जिप्सम का फॉर्मूला। विटामिन ए के सबसे समृद्ध स्रोत में कौन सा है? हमारा गाजर। विटामिन ए की कमी से प्रमुखतः रतौंधी रोग होता है, जिसमें आदमी को रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसमें क्वेश्चन है मैथ्स का। एक बच्चे का वजन जोड़ने पर 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलो कम हो जाता है। यदि बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 किलो है तो बच्चे का वजन क्या होगा? इसका सबसे सिंपल तरीका है, अगर कुल पहले बच्चे को अगर ऐड नहीं करते हैं तो 18 व्यक्ति हैं, बच्चे को ऐड करते हैं तो 19 व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। और वो बोल रहा है अगर बच्चे को ऐड करते हैं तो सभी का जो वजन है वो 1 किलो कम हो जाता है। अगर मतलब बच्चे को ऐड नहीं करेंगे तो सभी का वजन 1-1 किलो बढ़ जाता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा जो आएगा बच्चे का वजन 1 किलो आएगा। आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कुल वजन हमें निकालना होता है तो औसत वजन गुणे व्यक्तियों की संख्या करते हैं। तो इसमें 18 व्यक्तियों का औसत वजन वो बोल रहा है 1 किलो कम हो जाता, नहीं पहले 20 किलो था, और तो 20 किलो निकालेंगे 360 उसका प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर परिवार में अब सदस्यों की संख्या 19 है और वजन 1 किलो कम हो रहा है, यानी अब वजन जो होगा हमारा वो 19 गुणे 19 हो गया 361। पहले 360 फिर 361, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 किलो, यानी कि बच्चे का जो वजन है हमारा वो 1 किलो है, ठीक। इसमें पूछा गया है एक संख्या पहले 20 की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी हो जाती है, तो अंतिम मान आपसे पूछा गया है। तो इसमें आप कर सकते हैं, मान लीजिए आपका कोई नंबर था x, ठीक, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6/5। फिर बोल रहा है 15% की कमी हो रही है, यानी कि पहले कोई नंबर 100 था, 15% की कमी हो रही है तो वह नंबर हमारा हो जाएगा 85। ये सब वैल्यू जो हमारी बराबर है 2040 के, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिंपली आप 5 से इसको डिडक्ट करेंगे तो आपका 17 टाइम जाएगा। 17 को 204 से करेंगे तो आपका 120 जाएगा, ठीक है। और 6 से 120 को डिवाइड जब करेंगे आप तो ये 20 टाइम्स जाएगा, तो 20 और ये 100 आपका x के नीचे था तो ये हमारा आ जाएगा 2000। नेक्स्ट है आपको ये रूट की इक्वेशन दी गई, इसको सॉल्व करना है। तो आपको राइट हैंड साइड से इक्वेशन सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे पहले हमारा 225 रूट में दिया गया, तो इस 225 जो होता है वो हमारा 15 की वैल्यू होती है। तो अब 274 में अगर हम 15 ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है 289, ठीक।
289 भी रूट में हुआ तो 289 जो होता है वो 17 का रूट होता है। अब हमारी वैल्यू आ गई 17, ठीक। तो अब 32 हमारा है और रूट में हमें 17 ऐड करना है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 49। तो रूट 49 की जो वैल्यू होती है हमारी 7 होती है। तो अब बचा हमारा 93 प्लस रूट 7, 49 की वैल्यू आई थी 7, 93 प्लस 7 को ऐड करेंगे हम, हमारी वैल्यू आएगी 100। तो 100 जो रूट है इसको बाहर अगर आएगा तो हमारे आ जाएगा 10, इसका आंसर हो गया हमारा 10। नेक्स्ट है, ये आपको सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन दी गई है, ये आपको सॉल्व करनी है। तो आपको जिस भी मेथड से इजी पड़ता हो, पूरा मल्टीप्लाई करके या पूरा एलसीएम लेके आप उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह 12/35 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर आपका रूट की इक्वेशन है, तो 2401 ये आपका रूट होता है 49 का, ठीक है। और आपको रूट में वैल्यू 176, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी रूट में 225, और ये 225 जो रूट होता है हमारा होता है 15 का। फ्रेंड्स एटलीस्ट आप लोग 1 से लेके 50 तक तो एटलीस्ट रूट और क्यूब रूट लर्न कर लीजिए, पॉसिबल हो तो स्क्वायर रूट एटलीस्ट 100 तक लर्न कर लीजिए, जो कि आपके जिस भी पेपर में मैथ्स का पेपर होता है टॉपिक आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से शुक्ल शब्द का विलोम पूछा गया है, विलोम का मतलब अपोजिट। तो शुक्ल शब्द का विलोम होता है हमारा कृष्ण पक्ष, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे हिंदी मास का जो विक्रम संवत का कैलेंडर होता है उसमें 30 दिनों को 15 दिन हमारे शुक्ल पक्ष, यानी कि जिस पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे इंक्रीज होता है, पूर्णिमा तक पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, तो जिस समय हमारा चंद्रमा जो अपना साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है वह शुक्ल पक्ष होता है, जिसमें चंद्रमा अपना साइज धीरे धीरे डिक्रीज करता है, कम होता है, वह हमारा कृष्ण पक्ष होता है। नेक्स्ट है, इसमें चेष्टा किसका पर्यायवाची है? चेष्टा हमारा प्रयास का पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान मीनिंग का वर्ड। वह हंसी जिसमें अपमान का भाव हो, उपहास, जो किसी पर कमेंट करें हंसे उसे कहते हैं। अगर मगर करने के मुहावरे का अर्थ क्या है? बहाना बनाना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यानी राइट जो वर्ड लिखा है वो आपको चूज करना है। इसमें जो रमणी है वह वर्ड आपका राइट है। ये आपका पैसेज है इंग्लिश सेक्शन का, 5 मार्क्स का आपसे पैसेज, 5 मार्क्स का आपका इंग्लिश है यूपीएससी पेट में, जिसमें 2-3 क्वेश्चन आपके पैसेज से होंगे और 2-3 वोकैब से होंगे, ठीक है। यहाँ पैसेज, आपको पैसेज पढ़ने के लिए पहले पूरा पैसेज पढ़िए, फिर क्वेश्चंस पे जाइए, उसके बाद अगर आपको पूरा पैसेज एनालिसिस हो गया है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, नहीं तो दोबारा पैसेज रीड करके दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, द इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश इन विच ईयर? सिंपली आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही ईयर मेंशन किया गया है, 1978, तो इजीली आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट्स अंडर, इसमें ये पूछा, इसमें आपको पैसेज पढ़ना है। फर्स्टली, द इंडियन कोस्ट गार्ड इज मैरीटाइम पैरामिलिट्री फोर्स द यूनियन ऑफ इंडिया। Its mission is the protection of India's maritime interest and enforcement of maritime law, jurisdiction over the territorial water of India, including contiguous zone and exclusive economic zone। इसमें आपको एक पैसेज इंडियन कोस्ट गार्ड की दी है, जो समुद्री तट पर हमारी फोर्सेस तैनात की जाती हैं, अपॉइंट होती हैं, वह किस लिए होती हैं? वह भारत का जो भी इकोनॉमिक जोन होता है उसकी सिक्योरिटी के लिए, जो भी हमारे फॉरेन से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उससे संबंधित आपका ये पैसेज है। तो इसमें ये पूछा गया जो इंडियन कोस्ट गार्ड होती है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो ये भी हमारी एक डिफेंस सुरक्षा का काम करती है, तो ये हमारी आती है द डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द कोस्ट गार्ड वर्क्स इन क्लोज कोऑपरेशन विथ विच डिपार्टमेंट्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करता है हमारा। यहाँ देखिए पढ़िए, द कोस्ट गार्ड वर्क इन कोऑपरेशन विद इंडियन नेवी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्स। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन क्या है, द इंडियन नेवी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू कस्टम्स या द सेंट्रल ऑफ स्टेट पुलिस। इसमें आपके सारे ऑप्शन राइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें आपको सिनोनिम्स पूछा है लॉयल्टी का। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड की अदर, सेम मीनिंग का अदर वर्ड। जैसे आप हिंदी में पर्यायवाची होते पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश में सिनोनियम होता है। लॉयल्टी का मतलब होता है फेथफुलनेस, किसी के प्रति वफादार रहना। नेक्स्ट है एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत उत्तेजित हो। तो इसमें आपका एंटोनियम्स पूछा है नहीं, उसका अपोजिट पूछा है। तो अगर आप किसी चीज़ को, एक कोई टॉपिक है, आप उसको लेके बड़े एक्साइटेड एक्टिव हैं, तो अगर उसका अपोजिट होगा तो बोर्ड होगा, बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 11 अगस्त 2018 को शनिवार था तो 20 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा। ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकालते हैं, जो भी जिस भी ड्यूरेशन के बीच का आपको पूछा गया उसके बीच में नंबर कैलकुलेट करें। जैसे अगर कोई मंथ में आ रहा है हमारा 32, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डे होता है। जैसे 7 से इसको करेंगे डिवाइड तो हमारा 5 रिमाइंडर आएगा। तो अगर हमसे कोई 11 अगस्त 2018 को शनिवार था और 5 दिन बाद का दिन बताना है, तो शनिवार से हम 5 कैलकुलेट करेंगे और उसका दिन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2018 जो हमारा अधिवर्ष यानी लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में हमारे, लीप ईयर अगर हमारा होता है तो 2 ऑड डेज होते हैं, और नहीं है तो फिर 1 ऑड डे होता है, ठीक है। 21 अप्रैल 2017 से 11 अगस्त 2017 तक ऑड डेज निकालेंगे। 21 अप्रैल 2017 तो हमारे 10 दिन बचे। फिर अगले महीने में 31, 30 आप 2 और 1 भी लिख के कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा बृहस्पतिवार। नेक्स्ट हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। साहिल एक और इशारा करते हुए से नीरू कहती है कि मैं उसके पैतृक दादाजी, पैतृक दादाजी का मतलब पैटर्नल ग्रांड फादर के इकलौते बेटे की बेटी हूँ। तो नीरू साहिल से कैसे संबंधित है। अगर हम यहाँ साहिल को बनाते हैं, साहिल मेल है इसलिए इसको प्लस है, ठीक। अब इसके पैतृक दादा यानी कि इसके कोई पिता होंगे, फिर उनके एक पिता होंगे, वो हमारे पैतृक दादा हो गए। अब पैतृक दादा के इकलौते बेटे यानी कि जो साहिल के पिताजी हैं वह उसके दादाजी के इकलौते बेटे, ठीक। उनकी बेटी हूँ यानी कि सेम जनरेशन आ गई साहिल के साथ, तो यह साहिल की सिस्टर होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। इसमें हम ब्यूटी और जो क्वेश्चन दिया गया उसका लॉजिक पहले फाइंड करेंगे। तो बी को जब हम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में देखते हैं तो बी हमारा सेकंड नंबर पर आता है, तो बी हो गई 2 और ई हो गई 5 पोजीशन पे, ए हो गया 1 पोजीशन पे, यू हमारा होता है 21 और टी होता है हमारा 20 और वाई होता है 25, ठीक। अब देखते हैं सेकेंड वर्ड में क्या दिया। जेड हमारा होता है 26 पोजीशन में, यू होता है हमारा 21, वी होता है 22, बी होता है 2, एफ होता है 6 और सी होता है हमारा 3। अब आपको इसमें लॉजिक फाइंड करना है कि किस को आधार मान के इसको सेट किया गया। अब हम यहाँ देखते हैं क्रॉस में 2 हमारा, अगर हम डायगनली में देखें तो 3 मतलब 1 इंक्रीज कर दिया गया। फिर 25 को डायगनली देखें 26 किया गया, 5 को 6 यानी कि क्रॉस डायगनली 1 इंक्रीज करके अल्फ़ाबेट लिखा गया है, ठीक। तो इस तरह आप एम को, अगर हम देखते हैं एम को डायगनली इंक्रीज करेंगे एक अल्फ़ाबेट तो हमारा आएगा एन।
आर को देखते हैं तो हमारा आएगा एस। देखिए 3 ऑप्शन है तो हम अभी आंसर नहीं दे सकते। फिर ए को डायगनली 1 इंक्रीज करेंगे तो हमारा आएगा बी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका लास्ट से 2 ऑप्शन इस ऑप्शन में, तो यहाँ बी एन सिर्फ एक ऑप्शन में है आपका 2 ऑप्शन में, लेकिन एक ऑप्शन आपका पहले टी वाला एलिमिनेट हो गया था, तो एस और बी यहाँ मैच कर रहे हैं, एस बी एन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसमें से एक विषम ज्ञात करना, यानी ऑड चीज ज्ञात करनी है। 3 इसमें सिमिलर है और एक हमारी अलग है, तो चावल, सरसों, बाजरा और जौ। तो इसमें जो आपका सरसों है वो आपका अलग होगा, ये तिलहन फसल है, इससे तेल प्राप्त होता है, जबकि चावल, बाजरा, सरसों ये सब अनाज होते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपको शिमला किसी एक तरह से हिमाचल प्रदेश संबंधित से, दार्जिलिंग निम्न वैसे ऑप्शन में किससे संबंधित होगा? दार्जिलिंग जो हमारा है वो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। फ्रेंड, दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट, दार्जिलिंग की जो टी है उस पहला जीआई टैग मिला था फर्स्ट टाइम। ठीक है, जनवरी 2002 में किस देश ने G7 प्रेसिडेंसी का पदभार ग्रहण किया है? जर्मनी ने। नेक्स्ट है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? यह हमारी की गई है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। इसमें से 6 मुख्य स्टेशनों पे सिकंदराबाद, काचीगुड़ा, विजयवाड़ा, गुंटूर और औरंगाबाद स्टेशनों पर भी स्टॉल खोले गए हैं। इसमें वहाँ की संबंधित सामान को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे सिकंदराबाद स्टेशन पे फ्रेश वाटर पर्ल ज्वेलरी और हैदराबाद पे चूड़ियों का बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि पोचमपल्ली उत्पादों को तेलंगाना के काचीगुड़ा से बढ़ावा दिया जाएगा। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे आईसीसी T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? इसमें स्मृति मंधाना जी को। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस देश ने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेग को स्थापित किया गया है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था केवल परम। ठीक है, तो यह IISc बेंगलोर द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का क्या नाम था? इसका नाम था डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट है, 25 फरवरी 2022 को किस राज्य ने राज्य की कृषि निर्यात नीति AEP शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य ने। जनवरी 2022 में उड़ीसा के किस स्थान ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? गंजम। जनवरी 2022 में किस कंपनी ने भारत से अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बॉन्ड जारी करके कर्ज में $4 बिलियन जुटाए हैं? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके जो हेड है मुकेश अंबानी, वह एशिया के सबसे अमीर व दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। सॉरी, पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, जो कि अब अडानी ने पोजीशन ले ली। निम्नलिखित में से किसे खादी और बिहार के अन्न हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मनोज तिवारी जी को। निम्नलिखित में से किस विभाग ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की गई है? सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी थल सीमा साझा करता है? यह म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है 4096 किलोमीटर। लेबनान किसकी राजधानी है? यह है बेरूत की राजधानी।
खासी निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा है? इसको 2005 में मेघालय की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? ये हमारी होती है राष्ट्रपति के पास। भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को हमारा वोटर्स डे होता है। इसी दिन इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? इसमें जो भारत का है, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। कन्हेरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह हमारी महाराष्ट्र में स्थित है। हेमिस महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है, जो कि यूनियन टेरिटरी बना है अभी हाल ही में। सौर मंडल के किस रंग को नीला हरा कहते हैं? अरुण को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह थे हमारे प्रोफेसर अमृत कुमार सेन। लास्ट ईयर हमारा प्रोफेसर अभिजीत विनायक बनर्जी को, जो कि भारतीय मूल के, इन्हें भी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह हमारा हिंदी का पैसेज है। हिंदी में हमारा 5 मार्क्स का एक पैसेज आएगा। ठीक है, पहले आपको हिंदी में सबसे पहले पूरा पैसेज अच्छे से रीड करना है, एनालिसिस करना है, फिर क्वेश्चन से उसको फाइंड करना है। ठीक है, फ्रेंड्स पैसेज पढ़ते हैं। इसमें है, मनुष्य द्वारा बनाई हुई ऐसी कोई भी संस्था नहीं हो सकती जिसका दुरुपयोग होने की संभावना ना हो। संस्था जितनी अधिक बड़ी होगी, उनके दुरुपयोग होने की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है और इसमें इसका दुरुपयोग ना हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस प्रकार की संस्था में उसका दुरुपयोग से बचना नहीं है, बल्कि दुरुपयोग की संभावना कम से कम करना है? मतलब हम यह कल्पना करें कि कोई ऐसी संस्था बनाए जिसमें कोई करप्शन या कोई भी मिस एक्टिविटी ना हो, तो ऐसा असंभव है। बस हमारी कोशिश यह हो सकती कि वह कम से कम हो। तो यहाँ पर हमने देखो फर्स्ट पैसेज में पढ़ा था कि लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है, मतलब हमारी लोकतांत्रिक संस्था। इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनता की राय के अनुसार चलने वाला राज्य किससे आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता है? जनता की राय, जनता की राय मतलब जनतंत्र, जनमत से होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वह सेकंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये पूरा पैसेज है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने बार फिर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बड़ी संस्था है और ऐसे में इसका दुरुपयोग ना हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसका इलाज लोकतंत्र से बचना नहीं बल्कि दुरुपयोग की संभावना कम से कम करना है। जनता की राय के अनुसार चलने वाला राज्य जनमत से आगे बढ़कर कोई काम नहीं कर सकता। ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया था। यदि वह जनमत के खिलाफ जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। अनुशासन और विवेक युक्त जनतंत्र दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु है और लोकतंत्र प्रगति का सबसे बेहतर माध्यम है, लेकिन राग द्वेष, अज्ञान और अंधविश्वास आदि दुर्गुणों से ग्रस्त जनतंत्र अराजकता के गड्ढे में गिरता है, अपना नाश खुद कर लेता है। यहाँ तक लोगों ने पढ़ा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, शायद इसमें से। नेक्स्ट है हमारा, अनुशासन का उचित पर्यायवाची क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर आपसे किसी भी
पैसेज से अगर कोई पर्यायवाची या विलोम पूछा जाए तो आपको अपना व्यू उसका नहीं देना है, बल्कि पैसेज के अकॉर्डिंग उसका क्या मीन है वो देना होता है। तो इसमें जो पैसेज के अकॉर्डिंग अभी तक हमने पैसेज पढ़ा, उसमें अनुशासन का मतलब होगा अपरिहार्य और अनिवार्य यानी कंपलसरी। अब क्वेश्चन है, किस प्रकार के दुर्गुणों से ग्रस्त जनतंत्र अराजकता के गड्ढे में गिरता है? यह भी हमने पढ़ा था, इसमें देखिए, लेकिन राग द्वेष और अज्ञान और अंधविश्वास आदि दुर्गुणों से ग्रस्त जनतंत्र अराजकता में गिरता है। तो इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है गद्यांश में कैसी व्यवस्था की स्थापना की बात की जा रही है। जितना भी आपने टॉपिक अभी पैसेज पढ़ा है, आगे भी आप रीड कर सकते हैं, तो यह हमारी लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। ये दूसरा पैसेज है, आपके 10 मार्क्स का पैसेज आएगा, 5 मार्क्स के बंच में क्वेश्चंस होंगे। आपको पैसेज पढ़ना है, सुसंस्कृत घर जैसी कोई पाठशाला नहीं और ईमानदार तथा सदाचारी माता पिता जैसा कोई शिक्षक नहीं। इसमें कहा जा रहा है सुसंस्कृत मतलब अच्छा शासन और संस्कार, इससे बढ़कर कोई विद्यालय हो ही नहीं सकता, और माता पिता से ज़्यादा अच्छा शिक्षक कोई और हो नहीं सकता बच्चे के लिए। स्कूल में मिलने वाली प्रचलित शिक्षा गांव वालों पर एक व्यर्थ का बोझ है जिसका उनके लिए कोई उपयोग नहीं है। उनके बच्चे उसे पाने की आशा नहीं करते और भगवान को धन्यवाद है कि यदि उन्हें सुसंस्कृत घर की तालीम मिल सके तो उन्हें कभी भी इसकी कमी नहीं खटकेगी। मतलब अगर बच्चों को घर में माता पिता के द्वारा और अन्य सदस्यों के द्वारा अच्छे संस्कार मिले तो उन्हें कभी यह नहीं होगा कि हम भी कॉन्वेंट स्कूल में होते और कि मतलब एक शो ऑफ वाली फीलिंग जो होती है उसकी कमी नहीं होगी। अगर ग्राम सेवक संस्कारवान नहीं है, अगर वह अपने घर में सुसंस्कृत वातावरण पैदा करने की क्षमता नहीं रखता तो उसे ग्राम सेवक होने का सम्मान और अधिकार पाने की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। उन्हें लिखने पढ़ने का ज्ञान की नहीं, अपनी आर्थिक स्थिति के और उसे सुधारने के उपायों के ज्ञान की जरूरत है। आज तो वह यंत्रों की तरह जड़वत काम करते हैं, ना तो उनमें अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भान है और ना उन्हें अपने काम में कोई आनंद आता है। क्वेश्चन हमारा है, सुसंस्कृत घर जैसी कोई पाठशाला नहीं और ईमानदार तथा कैसे माता पिता जैसे कोई शिक्षक नहीं। तो इसमें कैसे शिक्षक या सदाचारी। नेक्स्ट है हमारा, स्कूलों में मिलने वाली किस प्रकार की शिक्षा गांव वालों के लिए बोझ है। इसमें देखिए आपका लिखा था स्कूलों में मिलने वाली प्रचलित शिक्षा गांव वालों के लिए बोझ है, तो इसमें प्रचलित शिक्षा। नेक्स्ट है, किसे ग्राम सेवक बनने का सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, इसमें आपका दिखा था अगर ग्राम सेवक संस्कारवान नहीं तो वह अपने घर और सुसंस्कृत ग्राम सेवक बनने की ग्राम सेवक होने की आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए। यानी कि इसमें पूछा गया किसे अधिकार है, तो जो संस्कारवान व्यक्ति है उसे। नेक्स्ट है, स्कूलों में मिलने वाली प्रचलित शिक्षा गांव वाले बच्चों के उसे पाने की आशा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश में कैसी वातावरण की स्थापना की बात हो गई है। इसमें संस्कार और एक अच्छा एनवायरनमेंट, शांत तो या सुसंस्कृत वातावरण की बात हो रही है, जो कि आपका फर्स्ट वर्ड ही दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीआई का डाटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें आपसे बंच में 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका 20 मार्क्स का होगा इनडायरेक्टली, ये भी आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन ग्राफ और टेबल ग्राफ और इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है जिसमें आपको मेल और फीमेल 4 जिलों के कर्मचारियों की ग्राफ दिया गया है। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया 4 शहरों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या। तो
तो औसत संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ हो और नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा सर्कल से रिप्रेजेंटेशन है वह महिला कर्मचारियों का है, ठीक है। तो हम देखते हैं, हाँ, तो इसमें जो हमारा पहला जो शहर है उसमें 45 है, 0 सब में कॉमन है। फिर दूसरे में हमारी पहले में 45 है, दूसरे में 60 है, तीसरे में हमारी है 20 और चौथे में 60। 2 0 जो सब में कॉमन, इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 60 60 120 और 20 को करेंगे तो हमारा हो गया 140 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारा हो गया 185, ठीक है। 20 तो हमारे कॉमन थे, 185 00। कितने शहरों की बात हो रही है हमारी, इसमें 4 शहरों की बात हो रही है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे हो गए 4। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 4 से 18 को 4 टाइम हो गया, 2 रिमेनिंग बचा, 5 से 6 टाइम, फिर यहाँ 10 हो गया तो 2 टाइम्स 8, फिर हमारा 2 कैरी हुआ 20 हुआ तो 4 से 5, तो 4 6 2 5। ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट है, इसमें 4 शहरों में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, 4 शहरों में कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। अगर हमें किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो जिसके बेस पे निकालना होता है वो नीचे और जिसका निकालना होता है ऊपर और मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। तो इसमें हम कर्मचारियों की कुल संख्या निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी 27,500, महिला कर्मचारियों की तो 18,500, पुरुषों की महिला की निकाल लेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी आ गई 46,000। परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ मेल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ठीक है। तो 27,500 बटे 46,000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा जाएगा 59.78। नेक्स्ट है, 4 शहरों में सभी कर्मचारियों की औसत संख्या क्या होगी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कर्मचारियों की कुल औसत संख्या निकाली थी जो कि थी हमारी 46,000। चारों शहरों की पूछी गई तो 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। 4 से 1 टाइम, 6 को 1 टाइम, फिर 2, तो हमारा 5 टाइम गया, 4 पंचे 20 और 2 0, तो हमारी हो गई 11,500, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर में पुरुष से महिला का अनुपात न्यूनतम है। इसको फाइंड करने के लिए आपको रेशियो सबका निकालना होगा और जो सबसे कम होगा उसको आप राइट डाउन करेंगे। तो पहला हमारा और आपको ये ध्यान रखना है कि मेल से फीमेल का पूछा है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका स्क्वायर है वो आपका मेल है, तो हमारा जो फर्स्ट शहर है, अगर हम मुंबई का निकालते हैं तो मुंबई का हमारा हो जाएगा 55/45। इसको डिवाइड करेंगे तो 11/9 आएगा और 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 के समथिंग वैल्यू आएगी। नेक्स्ट ऐसे हमारा पुणे का, और इसमें हमारी जो वैल्यू है वो होगी 40/60। 2 0 0 सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 और फिर ये 6, तो 3 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 0.66 वैल्यू आएगी, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, पुरुष कर्मचारियों की संख्या है हमारी 95 और महिलाओं की है हमारी 20। ये हमारा लास्ट वाले से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85/60, ये भी 1 प्लस में ही होगी, तो हमारी जो पुणे की है वह 0.66 वैल्यू थी। सबसे न्यूनतम अनुपात हमारा होगा पुणे शहर में। नेक्स्ट है, पूछा बेंगलोर में कंपनी कुल कर्मचारियों का चारों शहर में कंपनियों के कुल कर्मचारियों का अनुपात क्या है। तो बेंगलोर में हमारा, बेंगलोर कहाँ, ये है, इसमें आपको 6,000 और ये जोड़ना है, ठीक। तो हमारा आ जाएगा 14500।
और लास्ट क्वेश्चन में हम फाइंड करे थे कुल कर्मचारियों की संख्या थी 46,000। ठीक, 2 से जो 0 हमारे कट जाएंगे, फिर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 29/92। तो ये हमारी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको इसमें से परीक्षा में कुल छात्र जो शामिल हुए थे उनकी वैल्यू दी गई है और परसेंटेज में दिया गया कितने छात्र पास हुए थे। तो आपको अगर फेल वाला निकालना है तो रिमेनिंग जो परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं 2013 में हमारे कुल 1000 छात्र बैठे थे, अपीयर्ड हुए थे। ठीक, 75% छात्र 75 पास हुए थे। तो पास होंगे तो 1000 का 75% होगा हमारा 750। तो अगर अपीयर्ड हुए थे 1000, पास हुए 750, तो हमारे फेल के छात्र कितने होंगे, इनको माइनस कर देंगे, हमारे 250 हो जाएंगे। ठीक, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में उत्तीर्ण यानी पास छात्रों की कुल संख्या में अगर 40% की वृद्धि हो तो 2019 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के बराबर है। तो 2019 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालनी। ठीक, 2016 में हमारे 80% छात्र पास हुए हैं 900 का। ठीक, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके 20 तो 100 से डिवाइड होंगे सिंपल, और 9 का 80 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 720 छात्र हो गए जो पास हुए थे। ठीक, नेक्स्ट आपसे बात करें 40% छात्र इंक्रीज हुए हैं 2019 में, जो कि 2016 में जो पास हुए थे, यानी कि आपको इसका 140% फाइंड करना है। ठीक, 2 से 2 0 गए, आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1008। ठीक है, नेक्स्ट है यदि 2013 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से 40% लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं, तो 2013 में उत्तीर्ण यानी पास होने वाली लड़कियों की संख्या। तो पहले तो आपने 2013 में पास होने वाले की संख्या निकाली है। 1000 का 75% आपको निकालना है। 1000 का 75% निकालेंगे तो पास छात्र आ जाएंगे। ठीक, इसमें 40% बॉयज हैं, यानी कि अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 60% हमारी गर्ल होंगी, यानी 750 का 60% आपको फाइंड करना है। 1 से 1, 1 से 1 0, 75 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450। ये आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है 2013 में उत्तीर्ण यानी पास छात्र और 2014 में अनुत्तीर्ण यानी जो फेल हुए हैं उनका रेशियो निकालना। ठीक, 2013 में पास आपके हुए थे 750। ठीक है, 2014 में 50% लोग पास हुए यानी कि आधे लोग फेल हो गए, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 625। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको 25 से डिवाइड करिए तो 3 टाइम गया। ठीक, और ये गया 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे 6 और 5, तो 6:5 आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, पूछा गया 2014 में कुल उपस्थित छात्रों की संख्या 2015 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, तो 2014 में उपस्थित यानी अपेयरिंग पूछी गई तो 1250 हो गई आपकी। 2015 में उत्तीर्ण यानी कि आपकी 1600 का 62.5 आपको वैल्यू निकालनी। तो 1600 का जब ये आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका आपको एक तो हमारा नंबर हो गया 1250। जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1000। ठीक, तो आपको ये बताना है ये कितने प्रतिशत अधिक है। जब आप इसको 25% आपका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है 2013 और 15 को मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। 2013 में 750 छात्र उत्तीर्ण हुए थे और 2015 में भी आपने लास्ट क्वेश्चन फाइंड किया है 1000 छात्र। ठीक, टोटल हो गए हमारे 1750। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 टाइम गया 1 और
875 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पूछा है टीसीएस, और इसमें आपको कंपनी दी गई और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, संचालन कॉपरेट करने, एचआर और वित्त यानी फाइनेंस। इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीसीएस और एसेंचर कंपनियों के तकनीकी संचालन और वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आपसे फाइंड करना है। ठीक, तो आपको पहले टीसीएस की तकनीकी संचालन और वित्त विभाग का निकालेंगे, फिर एसेंचर के यही निकालेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 9:8। ठीक, आप नीचे यहाँ पे इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। टीसीएस का निकालेंगे तो हमारा 675, एसेंचर का 600, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9.8 आएगा। नेक्स्ट है, सभी कंपनियों द्वारा एकत्रित रूप से तकनीकी विभाग में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या। आपको सिंपली इन सबको ऐड कर देना है। तो आप यहाँ पे 0 का 0, औसत आपसे पूछा गया, इन सबको ऐड करेंगे तो सबसे पहले 0, फिर 7 to 9, 16, 21, 1 2 2 4 3 7 2 9, 16 1 18। ठीक, कितनी कंपनी है आपकी, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आएगी हमारी 101, और टोटल 5 कंपनी है, डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 202। नेक्स्ट है, संचालन विभाग में सभी कंपनियों के कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत कार्यरत है। तो इसमें आपको सिंपली पहले सारी टोटल जितनी कंपनियां हैं उन सबके टोटल कर्मचारियों को निकालना है, फिर जितने संचालन विभाग में इनका प्लस करके इसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले टीसीएस में, एसेंचर में, सब में इसका इन सब का टोटल हमने फाइंड किया है तो 1045 आया है केवल संचालन विभाग के, और सभी कर्मचारियों की वैल्यू जो हमारी आई है वो 2860 आई है। इन दोनों को फाइंड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 36.53%। नेक्स्ट है हमारा, कैपजेमिनी के में संचालन और एचआर विभाग के कर्मचारियों की तुलना में एसेंचर में तकनीकी और संचालन कर्मचारियों का अनुमानित प्रतिशत क्या है। इसमें हम एसेंचर में तकनीकी विभाग, एसेंचर में संचालन विभाग और कैपजेमिनी में संचालन विभाग की संख्या और एचआर, इन सबको प्लस करके फाइंड करेंगे तो जब हम फाइनल वैल्यू हमारी मिलेगी वो लगभग 314 मिलेगी। टीसीएस और कैपजेमिनी के कर्मचारियों की कुल संख्या फाइंड करनी। तो आप टीसीएस है आपकी ये, और कर्मचारियों की कुल संख्या आपको सीधे सीधे इन सबको टोटल फाइंड करके आपको वैल्यू लिखनी है, वो आएगी हमारी 1290। नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। इसमें ये पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम किस वर्ष वृद्धि हुई है। आप इसमें आपका डेटा काफ़ी वेरिएशन दिया गया, आप सिंपल ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो आपकी डिक्रीज हो रही है, फिर 2 की इंक्रीज हो रहा है, 15-16 से इसमें आपकी 12 की इंक्रीज हो रहा है, फिर आपका 11, और आपको सीधे इसमें परसेंटेज में नहीं पूछा है, सीधे वृद्धि पूछी है। तो आपकी 2015-16 से 2016-17 में 12 नंबर का इंक्रीज हुआ है, तो आपका यही ऑप्शन राइट होगा कि 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे उत्पादन का कितना प्रतिशत बढ़ गया है। तो आपको सिंपली इनको चारों को फाइंड प्लस करना है, फिर इनको भी प्लस करना है और उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। अगर आपसे वृद्धि पूछी जाती है तो दोनों का जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पर है हमारा अंतिम 4 वर्षों का है 275, पहले 4 वर्षों का है 225। तो आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में
देखिए कि पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में उत्पादन कितना बढ़ा है हमारा। तो उत्पादन कितना बढ़ा है, इन दोनों का रेशियो यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 50। और जब बढ़ा पूछते हैं, वृद्धि पूछते हैं, तो दोनों जो हमारा वैल्यू आया होता है उसमें जो कम वाली वैल्यू होती है उसको नीचे रखते हैं हर में। यहाँ 225 है इंटू 100। इसको जब फाइंड सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 22.22%। नेक्स्ट इसमें पूछा 8 वर्षों का औसत उत्पादन क्या है। इन सभी को आपको प्लस करना है और डिवाइड बाई 8 करना है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे वैल्यू आएगी आपकी 62.5। ये आप ग्राफ से प्लस कर सकते हैं। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष घटा है हमारा, ये पूछा है। तो इसमें आप ग्राफ से ये भी आप सिंपली कर सकते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन है डेटा का। आप देख रहे हैं 76 से 58 सबसे ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि 2018 से 19। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा आपको 2014 से 15 में कच्चे ऊल का उत्पादन और 19-20 के उत्पादन का क्या रेशियो है। तो आप 14 से 15 में देखिए आपकी वैल्यू है 51, ठीक है। और 19 से 20 है आपका ये यहाँ पर वैल्यू है 68। ये 17 से फुल डिवाइड हो रही, 17 से 3 टाइम और ये 4 टाइम, 3:4 आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट का विद सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स प्लीज शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मॉक टेस्ट के लिए डेली 8 बजे आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।